गणित अध्यापक पिंक महोदय और टीपू। टीपू ने अपनी भूगोल की किताब बंद की और घड़ी पर निगाह डाली। वो ठीक 47 मिनट तक लगातार पढ़ता रहा। अब 3:13 हो रहे थे। थोड़ी देर के लिए बाहर जाने में कोई नुकसान नहीं था। था क्या? वो विचित्र प्राणी हाल में लगभग इसी समय प्रकट हुआ था। क्या उसने ये नहीं कहा था कि टीपू अगर किसी वजह से कभी उदास हुआ तो वो दोबारा आएगा? अब एक कारण उपस्थित था, एक बहुत अच्छा कारण। क्या उसे 1 मिनट के लिए बाहर जाना चाहिए? अरे नहीं, मां बाहर बरामदे में आ गई थी। उसने मां को देखा कि वो एक कौवे को भगा रही थी। फिर बेंत की कुर्सी चरचराई। इसका मतलब था कि वो धूप लेने के लिए कुर्सी पर आराम से बैठ गई हैं। टीपू को कुछ देर इंतजार करना होगा। टीपू को उस प्राणी का हुलिया बहुत अच्छी तरह याद था। उसने वैसा आदमी कभी नहीं देखा था। इतना छोटा, कोई दाढ़ी या मूछ नहीं। फिर भी वो कोई बच्चा नहीं था। किसी बच्चे की आवाज इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन फिर वो प्राणी बूढ़ा भी नहीं था। टीपू कतई समझ नहीं पाया कि आखिर वो था क्या। उसकी त्वचा चिकनी थी, उसका रूप रंग चंदन जैसा गुलाबीपन लिए हुए था। असल में टीपू ने अपनी तरफ से उसका नाम श्रीमान सूखा पिंक रख दिया, क्योंकि टीपू को पता नहीं था कि उसे किस नाम से पुकारा जाता है। उसने पूछा भी था, लेकिन उस प्राणी ने जवाब दिया, मेरा नाम तुम्हें बताना बेकार है। मेरे नाम के उच्चारण में तुम्हारी जीभ मुड़ जाएगी। टीपू ने इस बात पर लज्जित महसूस किया। मुझे क्यों हकलाना चाहिए? मैं गोबिंडी गूक और फ्लेवरगास्टेड जैसे शब्दों का उच्चारण कर सकता हूं। मैं फ्लॉक्सीनिहिपिलिफिकेशन जैसे शब्द भी बोल सकता हूं। तो फिर तुम्हारे नाम में ऐसा क्या है कि मेरी जीभ मुड़ जाएगी? सिर्फ एक जीभ से काम नहीं चला सकोगे तुम? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पास दो जीभें हैं? तुम्हें अपनी भाषा में बोलने के लिए सिर्फ एक जीभ चाहिए। वो आदमी घर के पीछे लंबे व नंगे शिमूल वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। बहुत लोग यहां नहीं आते हैं। उस वृक्ष के पीछे एक बड़ी खुली जगह थी और उसके आगे धान के खेत थे, और उनके पीछे कुछ दूरी पर पहाड़ियां खड़ी थीं। टीपू ने कुछ ही दिन पहले एक नेवले को झाड़ी के पीछे लुप्त होते देखा था। आज वो रोटी के कुछ टुकड़े जमीन पर बिखेरने के इरादे से लेकर आया था। हो सकता है नेवला रोटी खाने के लालच में फिर बाहर निकल आए। उसकी आंखें अचानक पेड़ के नीचे खड़े आदमी पर पड़ीं। हेलो! उस आदमी ने हंसते हुए कहा। क्या वो कोई पश्चिम निवासी था? टीपू समझ गया कि अगर वो आदमी सिर्फ अंग्रेजी में बोलता रहा तो वो ज्यादा समय तक बात नहीं कर सकेगा। वो आदमी चलकर उसके पास आया और उससे बोला, क्या तुम किसी कारण से उदास हो? उदास? हाँ। टीपू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे किसी ने कभी ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था। उसने कहा, क्यों? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। क्या तुम्हें यकीन है? बेशक। लेकिन तुम्हें उदास होना चाहिए। गणना यही बताती है। किस प्रकार की उदासी? मैंने सोचा शायद मुझे नेवला दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम मुझे इसलिए उदास समझ रहे हो? नहीं नहीं, जिस उदासी की ओर मेरा इशारा है उसे जानकर तुम्हारे कान नीले पड़ जाएंगे, तुम्हारी हथेलियां सूज जाएंगी। तुम्हारा मतलब किसी गहरी उदासी से है? हाँ। नहीं, मैं उतना उदास महसूस नहीं कर रहा हूं। अब वो आदमी स्वयं अधिक उदास लगने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसका मतलब है मैं अभी तक मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त? हाँ, मुक्त। मैं मुक्त या आजाद नहीं हो सकता। मैं जानता हूं मुक्त होना क्या होता है, टीपू ने कहा। अगर मैंने दुखी महसूस किया तो क्या आपको मुक्त कर दिया जाएगा? उस आदमी ने टीपू पर सीधी निगाह डाली। क्या तुम 10.5 साल के हो? हाँ। और तुम्हारा नाम मास्टर तर्पण चौधरी है? हाँ। तब फिर कोई गलती नहीं है। टीपू नहीं समझ सका कि वो आदमी उसके बारे में इतना अधिक कैसे जानता है। उसने पूछा, क्या मेरा उदास होना जरूरी है? किसी और के उदास होने से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, और उदास महसूस करना ही काफी नहीं है,
उदासी का कारण भी मिट जाना चाहिए। लेकिन अनेकानेक लोग उदास एवं दुखी हैं। निकुंज नामक एक भिखारी अक्सर हमारे घर आता है। वो कहता है कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो अवश्य ही बहुत दुखी होगा। नहीं, वो काम नहीं आएगा। उस आदमी ने फिर अपना सिर हिला दिया। 10 वर्ष के तर्पण चौधरी, क्या कोई दूसरा भी है जिसका नाम भी यही हो और उम्र भी यही? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। तो फिर वो तुम ही हो। टीपू से अगला सवाल पूछे बिना रहा नहीं गया। तुम किस रिहाई या मुक्ति की बात कर रहे हो? काफी आजादी से तो चल फिर रहे हो तुम। ये मेरा देश नहीं है। मुझे यहां देश निकाला मिला है। क्यों? तुम सवाल बहुत पूछते हो। मैं इच्छुक हूं, बस इतना ही। देखो, मैं तुमसे पहली बार मिला हूं, इसलिए स्वाभाविक है मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, क्या करते हो, कहां रहते हो और कौन तुम्हें जानता है। इसी प्रकार की बातें। उत्सुक होने में गलत क्या है? अगर तुम इतना अधिक जानने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें जिंजीरिया हो जाएगा। उस आदमी ने असल में जिंजीरिया नहीं कहा। उसने जो कहा, उस शब्द का उच्चारण टीपू की समझ के बाहर था और इसीलिए टीपू ने जिंजीरिया मान लिया। भगवान जाने किस प्रकार का रोग था ये। लेकिन वो टीपू को किसकी याद दिला रहा था? स्पेल्स्टिसरिकन या वो स्नो वाइट के बौनों में से एक था? टीपू को परी कथाओं का बहुत शौक था। उसके दादू हर साल कलकत्ता से परी कथाओं की 3 या 4 किताबें उसके लिए लेकर आते थे। टीपू उन परी कथाओं को बड़े चाव से पढ़ता। उसकी कल्पना की उड़ानें उसे 7 समंदर, 7 नदियों और 36 पहाड़ियों के पार ले जाती थीं। वो स्वयं को एक राजकुमार मान लेता, जिसके सिर पर मोतियों जड़ी एक पगड़ी होती। कमर से एक तलवार लटक रही होती, जिसके म्यान पर जड़े हीरे चमक रहे होते। कभी कभी वो बहुमूल्य हीरे जवाहरात की खोज में निकल जाता और किसी राक्षस से संघर्ष करता। गुड बाय, उस आदमी ने कहा। क्या वो जाने की तैयारी में था? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम रहते कहाँ हो? उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, हम फिर मिलेंगे जब तुम उदास महसूस करोगे। लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि तब तक वो आदमी झरबेरी के पेड़ को फांद कर आंखों से ओझल हो गया था। उसकी छलांग ने ऊंची कूद के सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये घटना लगभग 6 सप्ताह पहले घटी थी। टीपू ने दोबारा उस आदमी को नहीं देखा। लेकिन टीपू को इस समय उसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि वो बहुत अधिक निराश था। उसकी उदासी का कारण था उसके स्कूल में आया गणित का नया अध्यापक नरहरि बाबू। टीपू ने उसे शुरू से ही पसंद नहीं किया। वो जब पहली बार कक्षा में आया था, उसने लड़कों को सिर्फ 2 मिनट घूर कर देखा था। उसकी दृष्टि बहुत कठोर थी। लगता था मानो वो पढ़ाना शुरू करने से पहले अपनी कठोर दृष्टि से ही सबको मार डालना चाहता था। टीपू ने इससे पहले इतनी बड़ी मूंछों वाला कोई आदमी नहीं देखा था। और उसकी आवाज, बाप रे, कितनी गहरी और तेज आवाज थी। उसे इतना तेज बोलने की क्या जरूरत थी? कक्षा में कोई बहरा तो था नहीं। गाज गिरी 2 दिन बाद। वो गुरुवार था। आसमान बादलों से भरा था और बाहर ठंड थी। टीपू ने लंच की छुट्टी में बाहर जाना नहीं चाहा। इसी कारण वो कक्षा में बैठकर दलिम कुमार की कहानी पढ़ने लगा। किसे पता था कि उसी समय गणित का अध्यापक उसकी कक्षा के आगे से निकलेगा और अंदर आकर उसकी खबर लेने लग जाएगा। ये कौन सी किताब है तर्पण? हमें ये बात तो माननी होगी कि नए अध्यापक की याददाश्त या स्मरण शक्ति अद्भुत थी, क्योंकि उसे हर लड़के का नाम पहले से याद था। टीपू कुछ कुछ घबरा गया, फिर भी उसने ये सोचकर हिम्मत दिखाई कि लंच अवकाश के दौरान अगर वो कहानी की किताब पढ़ रहा है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दादी की कहानियां सर, उसने कहा। जरा मुझे देखने दो। टीपू ने वो पुस्तक अध्यापक को सौंप दी। अध्यापक ने 1 मिनट उसके पन्ने उलट पलट कर देखे, फिर वो फट पड़ा। राजा, रानी, राजकुमार और दानव, हीरों के पेड़ों पर मोतियों के पक्षी, अनाप शनाप, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? झूठ और बकवास। अगर ऐसी ही मूर्खता से भरी किताबें पढ़ते रहेंगे तो गणित कब सीखेंगे? लेकिन ये तो केवल कहानियां हैं सर, टीपू हकलाया। कहानियां?
क्या सभी कहानियां विवेकपूर्ण नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ इतना काफी है कि किसी के दिमाग में जो आया वही लिख मारा? टीपू इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। क्यों सर? उसने कहा। रामायण तक में हनुमान और जामवंत का वर्णन है। महाभारत में भी दानवों और राक्षसों की कहानियां भरी पड़ी हैं। बहस मत करो, नरहरि बाबू ने झिड़का। वे कहानियां 2000 वर्ष से भी बहुत पहले ऋषियों द्वारा लिखी गई थी। मनुष्य के शरीर और हाथी के सिर वाले गणेश तथा 10 हाथों वाली देवी दुर्गा को वैसा समझने की गलती मत करना जिनके बारे में तुम अनाप शनाप पढ़ रहे हो। तुम्हें महान पुरुषों के विषय में खोज करने वालों, वैज्ञानिक आविष्कारों, मानव के विकास के बारे में पढ़ना चाहिए। वास्तविक संसार से संबंध विषयों के बारे में पढ़ना चाहिए। तुम 20वीं सदी में रह रहे हो, है कि नहीं? गांवों में मूर्ख अज्ञानी लोगों ने कभी ऐसी बेकार व बकवास कहानियां पढ़कर मन बहलाव किया होगा। तुम्हें क्या आवश्यकता है ऐसी कहानियां पढ़ने की? तुम्हें किसी देहाती स्कूल में चले जाना चाहिए और वहां गीताबद्ध दोहों की मदद से गणित सीखना चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? टीपू चुप लगा गया। उसने ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी बहस छिड़ जाएगी। तुम्हारी कक्षा में और कौन ऐसी किताबें पढ़ता है? अध्यापक ने पूछा। सच कहूं तो कोई नहीं पढ़ता। एक बार शीतल ने टीपू से हिंदुस्तान की लोक कथाएं पढ़ने के लिए ली थी और अगले दिन ही बकवास कहकर लौटा दी थी। कहा था कि इससे तो फैंटम कॉमिक्स कहीं अधिक अच्छे होते हैं। कोई नहीं सर, टीपू ने जवाब दिया। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तारानाथ चौधरी। कहाँ रहते हो तुम? स्टेशन रोड, मकान संख्या 5। हम्म। उसके अध्यापक ने वो किताब जोर से टीपू के डेस्क पर पटक दी और चला गया। टीपू स्कूल के बाद सीधा अपने घर वापस नहीं गया। वो स्कूल के निकट आम के बाग के पार चला गया और विष्णु राम दास के सामने पहुंच गया। घर के सामने एक सफेद घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। टीपू ने एक जमरूल वृक्ष के सहारे झुककर अनमने रूप से घोड़े को घूर कर देखा। विष्णु राम बाबू का अपना बीड़ी का कारखाना था। वो रोज घोड़े पर सवार होकर अपने कारखाने जाता था। 50 वर्ष की उम्र पार करने के बावजूद वो घुड़सवारी करने के लिए पूरी तरह चुस्त दुरुस्त था। टीपू उस घोड़े को देखने के लिए अक्सर वहां आता था, लेकिन आज उसका मन कहीं और था। ये बात उसके दिल में गहरे बैठ गई थी कि गणित का नया अध्यापक उसका कहानियों की किताबें पढ़ना बंद कराने की कोशिश करेगा। अपनी किताबों के बिना वो कैसे जी पाएगा? वो उन्हें प्रतिदिन पढ़ता है और उनमें अधिकतर वही किताबें थीं जिन्हें उसके अध्यापक ने कूड़ा करकट और बकवास कहकर खारिज कर दिया था। इन कहानियों को पढ़ते रहने के बावजूद वो गणित में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। पिछली परीक्षा में उसने 50 में से 45 अंक प्राप्त किए थे। पिछले गणित अध्यापक ने उसे कहानियों की किताबें पढ़ने से कभी नहीं रोका था। जाड़ों के दिन छोटे होते हैं, अतः टीपू बोलता था कि उसे घर जल्दी लौटना होगा, और वो जाने वाला था तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उसे जल्दी से पेड़ के पीछे छिपना पड़ा। उसका गणित अध्यापक नरहरि बाबू अपनी बगल में एक किताब और एक छाता दबाए उसकी तरफ आ रहा था। तो क्या इसका मतलब यह था कि गणित अध्यापक यहीं कहीं निकट में रहता है? विष्णु राम बाबू जहां रहते थे उसके आगे 5 और मकान थे। इन घरों के परे एक बड़ा खुला मैदान था जिसे हमलालूनी का मैदान कहा जाता था। बहुत समय पहले उस मैदान के पूर्व में रेशम की एक फैक्ट्री थी। उसका मैनेजर, कहा जाता है, एक कठोर अधिकारी था। उसने मैनेजर की हैसियत से 32 साल काम किया और फिर अपने ही बंगलों में मर गया, जो फैक्ट्री से अधिक दूर नहीं था। उसका नाम कुछ कुछ विकृत हो गया और इस प्रकार उस पूरे क्षेत्र का नाम हमलालूनी का मैदान पड़ गया। सर्दियों के झुटपुटे में टीपू ने नरहरि बाबू को जमरूल वृक्ष के पीछे से देखा। टीपू को उसके व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। नरहरि बाबू घोड़े के पास खड़ा था, घोड़े की पीठ को प्यार से सहला रहा था और अपने होठों से एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। उसी समय घर के सामने का दरवाजा खुला और अपने हाथ में एक चुरुट पकड़े हुए विष्णु राम बाबू खुद बाहर आए। नमस्कार। नरहरि बाबू ने घोड़े की पीठ से अपना हाथ हटाया और मुड़कर देखा। विष्णु राम बाबू ने नमस्कार का जवाब दिया और पूछा, एक खेल के बारे में क्या ख्याल है?
मैं ठीक यही सोचकर आया हूं, टीपू के अध्यापक ने कहा। इसका मतलब वो शतरंज खेला होगा, क्योंकि टीपू जानता था कि विष्णुराम बाबू को शतरंज का शौक है। बढ़िया घोड़ा है, नरहरि बाबू ने कहा। कहां से लिया आपने ये घोड़ा? कलकत्ता। मैंने इसे शोभा बाजार के द्वारिका मित्तर से खरीदा। ये दौड़ का घोड़ा हुआ करता था और नाम था पेगासस। पेगासस नाम कुछ कुछ जाना पहचाना लगता था, लेकिन टीपू याद नहीं कर सका कि उसने ये नाम कहां सुना था। पेगासस, गणित अध्यापक ने कहा। बड़ा विचित्र नाम है। हाँ, घुड़दौड़ के घोड़ों के नाम आमतौर पर मनोरंजक होते हैं। हैप्पी बर्थडे, सुभान अल्लाह, फॉरगेट मी नॉट। क्या आप इस घोड़े की सवारी करते हैं? बेशक, बड़ा तगड़ा पशु है ये। मुझे इसने एक दिन भी तकलीफ नहीं दी है। नरहरि बाबू घोड़े को ताकते रहे। किसी समय मैं यही घुड़सवारी करता था। वास्तव में हम उन दिनों शेरपुर में रहते थे। मेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो मरीजों को देखने जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे। तब मैं स्कूल में था। जब कभी मौका मिलता मैं भी सवारी कर लेता था। अरे बहुत समय निकल गया तब से अब तक। क्या तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहोगे? क्या मैं कर सकता हूं? तो जाओ, करो। टीपू हैरानी से देखता रहा जब उसके अध्यापक ने अपनी किताब और अपना छाता बरामदे में छोड़ा और घोड़े की रस्सी खोली। फिर वो एक ही छलांग में घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और अपनी एड़ियों से उसके बगलों में ठोकर लगाई। घोड़े ने दुलकना शुरू कर दिया। दूर मत जाना, विष्णुराम बाबू ने कहा। शतरंज बाहर निकालो, नरहरि बाबू ने कहा। मैं बस अभी वापस आता हूं। टीपू अब और नहीं रुक सका। वैसा अद्भुत दिन रहा ये। लेकिन अभी और भी कुछ होना बाकी था। शाम के लगभग 7 बजे का समय था। टीपू ने अभी अभी अपना होमवर्क समाप्त किया था और वो एक दो कहानियां पढ़ने के बारे में अभी सोच ही रहा था कि उसी समय नीचे से उसके पिताजी ने उसे पुकारा। टीपू जब बैठक में पहुंचा, उसने नरहरि बाबू को अपने पिता के साथ बैठा पाया। टीपू का खून जम गया। तुम्हारा अध्यापक तुम्हारी वे सभी किताबें देखना चाहेगा जो तुम्हारे दादू ने तुम्हें दी हैं, उसके पिता ने कहा। उन्हें ले आओ। कुल 27 किताबें थीं। उन किताबों को उठाकर लाने के लिए टीपू को 3 बार जाना पड़ा। टीपू के अध्यापक ने 10 मिनट में उन सारी किताबों को देख डाला। बीच बीच में उसने "हुँ, हुँ" कहते हुए कई बार अपना सिर हिलाया। अंत में उसने किताबों को एक तरफ किया और कहा, देखो श्रीमान चौधरी, मैं अपने वर्षों के चिंतन और अनुसंधान के आधार पर आपको कुछ बताने जा रहा हूं। परिकथाएं या लोक साहित्य, आप इसे जो चाहें कह सकते हैं, बच्चों के मन में केवल अंधविश्वास के बीज बोने का काम करते हैं। बच्चे को जो भी बताया जाए वो स्वीकार कर लेगा। क्या आप इस बात को समझते हैं कि हम वयस्कों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्या हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि एक आदमी का जीवन एक मछली के अंदर रहता है और इसी प्रकार की अन्य बातें? जबकि सच्चाई ये है कि व्यक्ति का जीवन व्यक्ति के हृदय में धड़कता है, ये कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता। टीपू नहीं समझ सका कि उसके पिता उसके अध्यापक की बातों से सहमत हैं या नहीं, लेकिन वो इतना अवश्य जानता था कि उसके पिता एक अध्यापक के अनुदेशों को मानने में विश्वास करते हैं। हर बच्चे को आज्ञाकारी होना चाहिए, टीपू, उसके पिता ने उसे अनेक बार कहा था। विशेषकर उसे अपने से बड़ों का कहा अवश्य मानना चाहिए। एक उम्र पर पहुंचने के बाद, अपनी शिक्षा पूरी कर चुकने के बाद और आत्मनिर्भर हो जाने पर तुम जो चाहो कर सकते हो। तब तुम्हें अपना मत प्रकट करने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन अभी नहीं। क्या आपके पास बच्चों के वास्ते कोई दूसरी पुस्तकें हैं? नरहरि बाबू ने पूछा। अरे हां, टीपू के पिता ने कहा, वे सब यहां मेरी बुक शेल्फ में मौजूद हैं। तुमने वे किताबें देखी नहीं है क्या टीपू? मैं उन सब किताबों को पढ़ चुका हूं पापा, टीपू ने कहा। हर किताब? हर किताब। विद्यासागर और सुरेश विश्वास की जीवनी, कैप्टन स्कॉट का दक्षिणी ध्रुव खोज अभियान, अफ्रीका में मुंगो पार्क के साहसिक कार्य, स्टील और अंतरिक्ष यान की कहानी। आपने इतने पुरस्कार तो नहीं जीते पापा। ठीक है, उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें कुछ और किताबें खरीद दूंगा।
अगर आप यहाँ तीर्थंकर बुक स्टॉल को बता दें तो वे आपके वास्ते कुछ किताबें कलकत्ता से मंगवा सकते हैं। नरहरि बाबू बोले, अब से तुम केवल वही किताबें पढ़ोगे तर्पण, ये किताबें नहीं। ये नहीं शब्द केवल दो थे, बहुत सीधे सीधे शब्द, ये नहीं। लेकिन टीपू की पूरी दुनिया ध्वस्त करने के लिए ये दो शब्द काफी थे, ये नहीं। टीपू के पिता ने नरहरि बाबू से किताबें ली और उन्हें अपनी अलमारी में बंद कर दिया। अब कोई उन किताबों तक नहीं पहुंच सकता। किंतु मां टीपू की तरफ लगती थी। वो अपनी मां का कुड़कुड़ाना सुन सकता था। और जिस समय वे रात का खाना खा रहे थे, टीपू की मां ने यहां तक कह दिया, जो आदमी ऐसी बात कह सकता है वो अध्यापक बनने के योग्य ही नहीं है। पिता सहमत नहीं थे। क्या तुम समझ नहीं सकती कि उसने जो कुछ कहा है टीपू की भलाई के लिए कहा है? बकवास, मां ने कहा। फिर उसने प्यार से टीपू के बालों को सहलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी। तुम्हारी नानी मुझे ढेरों कहानियां सुनाया करती थी, मैं उन्हें भूली नहीं हूं। टीपू ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मां से अनेक कहानियां पहले ही सुन चुका था और सोचता था कि अब उसके पास कहानियों का खजाना चुक गया है। अगर कोई कहानी उसके पास बची भी हो, तब भी किसी से कहानी सुनना और कहानी पढ़ना एक बात नहीं है। अपने सामने एक खुली किताब के साथ वो खुद को पूर्णतया एक भिन्न संसार में खोया हुआ पा सकता है। लेकिन वो अपनी मां को वो संसार कैसे दिखाए? 2 दिन बाद टीपू को समझ आया कि वो वास्तव में उदास महसूस कर रहा था। यह निश्चित रूप से उसी प्रकार की उदासी थी जिसका जिक्र मिस्टर पिंक ने किया था। अब वही टीपू की एकमात्र उम्मीद थी। आज रविवार था। पिता सो रहे थे। मां बरामदे से चली गई थी और अपनी सिलाई मशीन चला रही थी। 3:30 बजे का समय था। क्या उसे चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाना चाहिए? अगर उस आदमी ने अपने रहने का पता बता दिया होता तो वो सीधा वहीं चला जाता। टीपू धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। चमकती धूप के बावजूद हवा में तेज सर्दी थी। दूरी पर पहाड़ियों तक फैले धान के खेत सुनहरे दिख रहे थे। कहीं एक फाख्ता कुहुक रही थी और शिरीष वृक्ष से यदा कदा आती सरसराहट बता रही थी कि पत्तियों के बीच कोई गिलहरी छिपी हुई है। हेलो। ओह, चमत्कार हो गया। वो कब आया? टीपू ने उसे आते हुए नहीं देखा था। तुम्हारे कान पीछे से नीले पड़े हुए हैं, तुम्हारी हथेलियां शुष्क लगती हैं। मैं बता सकता हूं कि तुम किस कारण से उदास हो। आप दोबारा ये कह सकते हैं? टीपू ने कहा। वो आदमी चलकर टीपू के समीप आया। उसने वही कपड़े पहने हुए थे। हवा ने उसके गुच्छेदार बालों को सहलाया। मुझे बताओ कि हुआ क्या है, अन्यथा तुम जानते हो मैं लुप्त हो जाऊंगा बेताल की तरह। टीपू हंसना चाहता था, लेकिन टीपू ने उस आदमी के कहे को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय टीपू ने अपने साथ हुए अन्याय का किस्सा संक्षेप में सुना दिया। बोलते समय उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, फिर भी टीपू ने स्वयं को संभाल लिया। उस आदमी ने कहा और सिर हिलाने लगा। उसका सिर 16 बार ऊपर नीचे हुआ। टीपू ने कुछ घबराहट महसूस की। क्या वो कभी रुकेगा नहीं? अथवा क्या ऐसा है कि रुआंसा होने लगा था? लेकिन वो आदमी सिर हिलाकर एक अंतिम हामी भरने के बाद रुक गया और एक बार फिर उसके मुंह से निकला। टीपू की घबराहट मिट गई। क्या तुम समझते हो कि तुम कुछ कर सकते हो? उसने डरते डरते पूछा। मुझे ध्यान से सोचना पड़ेगा, अंतड़ियों का प्रयोग करना होगा। अंतड़ियां? मतलब कि तुम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करोगे? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा, क्या मैंने कल उस मैदान में नरहरि बाबू को घोड़े की सवारी करते नहीं देखा? कौन सा मैदान? ओ, तुम्हारा मतलब हमला लूनी मैदान? वही मैदान जिसमें एक टूटी फूटी इमारत है। हाँ हाँ, क्या तुम वहीं रहते हो? मेरा ट्राइडिंगी पिडी उस बिल्डिंग के पीछे है।
टीपू ने उसे शायद ठीक से नहीं सुना होगा, लेकिन अगर उसने सुना भी होता तब भी वो शब्द को सही सही बोल नहीं पाता। उस आदमी ने पुनः सिर हिलाना शुरू कर दिया। इस बार वो 31 की गिनती पर रुक गया और कहने लगा, आज पूनम यानी पूर्णिमा की रात होगी। अगर तुम देखना चाहते हो कि आज रात क्या होता है, तो जब चंद्रमा खजूर के पेड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाए, उस समय तुम उस मैदान में आ जाना। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे नहीं। अकस्मात एक भयानक विचार टीपू के मन में आया। तुम मेरे गणित अध्यापक को मारने का प्रयत्न नहीं करोगे, करोगे क्या? टीपू ने पहली बार उस आदमी को अपना सिर पीछे की ओर झटकते और हंसते हुए देखा। उसने ये भी देखा कि उसके मुंह में 2 जीभ हैं और दांत एक भी नहीं था। मार दूंगा। उस आदमी ने हंसना बंद कर दिया। नहीं नहीं, हम मरने मारने में विश्वास नहीं करते। असल में मुझे मेरे देश से निकाल दिया गया था, क्योंकि मैंने किसी को चिकोटी काटने के बारे में सोचा था। पहले गणनफल से जो नाम हमें मिला वो पृथ्वी था, जहां मुझे भेजा जाना था। फिर हमें इस स्थान का नाम मिला और उसके बाद तुम्हारा अपना नाम आया। मैं जितनी जल्दी तुम्हारी उदासी का कारण मिटा दूंगा, उतनी ही जल्दी मुझे मुक्त कर दिया जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। लेकिन वो आदमी पहले ही एक और लंबी छलांग भरकर शहतूत के पेड़ के पार जा चुका था और गायब हो गया था। टीपू के बदन में चढ़ी हल्की सी झुनझुनी सारी शाम बनी रही। किस्मत की बात थी कि उस रात उसके माता पिता डिनर के लिए बाहर जा रहे थे। टीपू को भी बुलाया गया था, किंतु उसकी मां ने सोचा कि टीपू के लिए बेहतर यही होगा कि वो घर पर रहे और पढ़ाई करे। उसकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं। उन्होंने 7:30 बजे प्रस्थान किया। टीपू ने उनके चले जाने के बाद 5 मिनट इंतजार किया, फिर वो निकल पड़ा। पूर्वी आकाश पीला हो चुका था। वो अपने स्कूल के पीछे वाले छोटे रास्ते से 10 मिनट में विष्णुराम बाबू के घर के निकट पहुंच गया। घोड़ा उस समय वहां नहीं था। टीपू ने सोचा कि वो घर के पिछवाड़े अपने अस्तबल में होना चाहिए। बैठक की खुली खिड़की से रोशनी आ रही थी। कमरा चुरुट के धुएं से भरा हुआ था। शह! यह आवाज उसके गणित अध्यापक की थी। स्पष्ट था, वह विष्णुराम बाबू के साथ शतरंज खेल रहा था। क्या आज रात वो घुड़सवारी के लिए नहीं जाएगा? कोई नहीं बता सकता था, लेकिन उस आदमी ने टीपू से हमला लूनी मैदान की ओर जाने के लिए कहा था। उसे वहां जाना चाहिए हर हालत में। ये पूर्णिमा की रात थी। चांद अभी सुनहरा लग रहा था, लेकिन बाद में चांदी के रंग का हो जाएगा। उसे खजूर के पेड़ की चोटी पर पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। चांदनी अभी बहुत चमकीली अर्थात तेज नहीं थी, लेकिन आसपास सब कुछ आसानी से दिख रहा था। बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं। कुछ दूरी पर परित्यक्त पुरानी फैक्ट्री खड़ी थी। वो आदमी उसके पीछे कहीं रहता है, लेकिन कहां? टीपू एक झाड़ी के पीछे छिप गया और प्रतीक्षा करने लगा। वो अखबार के एक टुकड़े में कुछ गुड़ लपेटकर अपनी जेब में डाल लाया था। उसने थोड़ा सा गुड़ काटा और चबाने लगा। वो दूर जंगल से आ रही सियारों की आवाज सुन सकता था। अभी जो काला पक्षी उड़कर गया वो शायद कोई उल्लू था। टीपू ने अपने कोट के ऊपर भूरे रंग का शॉल डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसे अंधेरे में अलग से पहचाना नहीं जा सकता था और वो सर्दी से भी बचा रहा। किसी घड़ी ने 8 बजने का संकेत दिया। शायद ये घड़ी विष्णुराम बाबू के घर की घड़ी थी। और कुछ ही क्षणों के पश्चात टीपू ने एक और शोर सुना। क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप। क्या ये घोड़ा था? टीपू ने झाड़ी के पीछे से झांक कर देखा। हां, ये सच में वही घोड़ा था और नरहरी बाबू उसकी पीठ पर सवार थे। ठीक इसी क्षण एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। एक मच्छर कुछ देर से टीपू के कानों के पास मंडरा रहा था। टीपू ने मच्छर को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक उसके एक नथने में सीधा घुस गया। टीपू जानता था कि नाक को जोर से दबाकर छींक रोकी जा सकती है, लेकिन अगर उसने अभी ऐसा किया तो मच्छर कभी बाहर नहीं आएगा। अतः टीपू ने छींक निकल जाने दी, जिससे रात की नीरवता भंग हो गई। घोड़ा
रुक गया। किसी ने टीपू पर टॉर्च की रोशनी मारी। तर्पण! टीपू डर के मारे सुन्न हो गया। क्यों? क्यों? क्यों आज ही ऐसा होना था? वो वहां गया था और उस आदमी की बनाई सारी योजनाओं पर उसने पानी फेर दिया था। वो आदमी टीपू के बारे में क्या सोचेगा? घोड़ा उसके गणित अध्यापक को अपनी पीठ पर बिठाए दुल की चाल से उसकी तरफ आने लगा, परंतु घोड़े ने अचानक अपने आगे वाली टांगे हवा में उठाई। वो जोर से हिनहिनाया और अपने पथ से भटक गया। फिर वो मैदान में कूद गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर तो टीपू की सांस रुक गई। घोड़े ने अपनी बगल से दो बड़े पंख निकाले और उन्हें जोर से फड़फड़ाते हुए जमीन से हवा में उड़ गया। टीपू के अध्यापक ने घोड़े की गर्दन कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत लगाकर उससे लटके रहा। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई थी। चांद खजूर के पेड़ की चोटी पर पहुंच गया था। चटक चांदनी में टीपू ने घोड़े को आकाश में ऊंचे और ऊंचे जाते हुए देखा, जब तक कि वो तारों के बीच गायब नहीं हो गया। पेगासस। वो फौरन टीपू के पास लौट आया। ये एक यूनानी कहानी थी। मेदुसा एक राक्षसी थी जिसके बालों की एक एक लट एक विषैला सर्प था, जिसे देखने से ही आदमी पत्थर में बदल जाता था। साहसी पर्सियस ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और उसके रक्त से पेगासस, पंखों वाले द्रुतगामी अश्व का जन्म हुआ। घर जाओ तर्पण। विचित्र आदमी टीपू की बगल में खड़ा था। उसके सुनहरे बाल चांदनी में चमक रहे थे। सब कुछ ठीक है। नरहरी बाबू को अस्पताल जाना पड़ा। वो 3 दिन वहां रहा। हालांकि किसी शारीरिक चोट का कोई निशान नहीं था। उसने किसी से बात नहीं की। ये पूछने पर कि बात क्या है, वो सिर्फ सिहर उठता और निगाह दूसरी तरफ कर लेता। चौथे दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो सीधा टीपू के घर पहुंचा। टीपू के पिता और गणित अध्यापक के बीच क्या बातचीत हुई, टीपू के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन उसके चले जाने के बाद ही पिता ने टीपू को बताया और कहा, अरे, तुम अपनी किताबें मेरी अलमारी से ले सकते हो। नरहरी बाबू ने कहा कि तुम्हारे परी कथाएं पढ़ने पर अब उसे कोई ऐतराज नहीं है। टीपू को वो विचित्र आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उस आदमी की खोज में वो पुरानी फैक्ट्री के पीछे गया और रास्ते में विष्णुराम बाबू के घर के पास से भी गुजरा। घोड़ा अब भी उसी खूंटे से बंधा हुआ था, लेकिन उस फैक्ट्री के पीछे सच में कुछ भी नहीं था, एक गिरगिट के सिवा जो सिर से पूंछ तक पूरा गुलाबी था।